चलिए अपने लास्ट टर्न पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया की बात की थी कि कैसे एक शुक्राणु एक अंडाणु का फर्टिलाइजेशन करता है, इनका युग्मकों का संलयन कैसे होता है उसको एक बार अपन रिकॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं इम्प्लांटेशन की तरफ, अंतरोपण की तरफ। फर्टिलाइजेशन के अंदर अपने बात की थी सबसे पहले शुक्राणुओं के मार्ग की। तो सबसे पहले शुक्राणु का फॉर्मेशन कहाँ पर होता था? शुक्र जनन नलिका से शुक्राणु कहाँ जाते थे? ट्यूबरी रेक्टी से आगे कहाँ जाते थे? रेटिटेस्टिस से आगे कहाँ जाते थे? वास एफ्रेंशिया, वास एफ्रेंशिया से आगे कहाँ जाते थे? एपिडिडाइमिस से आगे कहाँ जाते थे? वास डिफरेंस से आगे एम्पुला से आगे एजुकेटी डक्ट से आगे शुक्राशय से आगे प्रोस्टेट ग्रंथि से आगे काउपर ग्रंथि से आगे पेनिस से आगे वेजाइना से आगे गर्भाशय से आगे एम्पुला। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो शुक्राणु थे इनको बेचारों को इतना लंबा सफर तय करना है तो क्या चाहिए थी? एनर्जी। कितनी जगह से एनर्जी लेते थे? एक किससे? मेल से कि फीमेल से? एक मेल से, और मेल में कहाँ से? एपिडिडाइमिस। फीमेल में कहाँ से? वेजाइना से। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते थे? योग्यता अर्जन कैपेसिटेशन कहते थे। ठीक है। अब मान लो शुक्राणु बेचारा भागता हुआ मेहनत करता किसके पास पहुंच गया? अंडाणु। अंडाणु कैसा था? काम चोर था कि काम वाला था? काम चोर था। और काम चोर था तो इसे काम करवाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की अंगुली जैसी संरचनाएं थी, उसका क्या नाम था? क्या नाम था? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है ना। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये जो संरचना थी ये अंडाशय को कहाँ तक लेके जाती थी? एम्पुला। और एम्पुला में एम्पुला में अंडाशय पहुंच गया, शुक्राणु आ गया। शुक्राणु अंडे से जुड़ने के लिए कितनी अभिक्रियाएं करता था? दो। पहली अभिक्रिया कौन सी थी? एक्रोसोमल अभिक्रिया। एक्रोसोमल अभिक्रिया क्या काम आती थी? अंडे के दोनों आवरणों को क्या करती थी? विघटित। दो आवरण पे बाहर वाला आवरण कौन सा था अंडे का? बाहर वाला आवरण कौन सा था रे गोचुओ? डंडो खट गया। अब डंडा थोड़ी देर से मारेंगे, टेंशन नहीं। अब मैं बोल देता हूँ। बाहर वाला कौन सा था? कोरोना रेडिएटा। एक एक डंडा सबके आ गया। ठीक है। पूरा बोला नहीं तूने। और अंदर वाला आवरण कौन सा था? जोना पेलुसिडा। तो इन दोनों आवरणों को तोड़ने के लिए जो अभिक्रिया होती थी उस अभिक्रिया का नाम क्या था? एक्रोसोमल अभिक्रिया। अब एक्रोसोमल अभिक्रिया हो गई। अब दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं। दूसरी अभिक्रिया कौन सी थी? कॉर्टिकल रिएक्शन। अब कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता था? वो अंडा शुक्राणु अंदर प्रवेश गया तो बाहर वाले शुक्राणु को अंदर आने से रोकने के लिए वो क्या करता था? एक भित्ति का निर्माण करता था। भित्ति का नाम क्या था? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये चीज अपन ने लास्ट टर्न पे पूरी तरह कंप्लीट कर चुके थे। और अब बात करते हैं अपन अगले टॉपिक की, जिसका नाम क्या है? इम्प्लांटेशन या अंतरोपण। इम्प्लांटेशन की मैं बात करूं तो अब शुक्राणु अंडाणु से आपस में मिल गए। अब जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल गए तो किसका फॉर्मेशन होगा? एक कोशिका का निर्माण होगा। और उस एक कोशिका का नाम क्या होगा? जाइगोट। क्या नाम होगा? अब ये जाइगोट बन गया। अब इसे एक जाइगोट जिसके अंदर कितनी सेल है? एक सेल है। इस एक सेल से संपूर्ण ह्यूमन का फॉर्मेशन होगा, संपूर्ण एक बच्चे का निर्माण होगा। वो बच्चे का निर्माण किस तरीके से होता है उसी को अपन पढ़ने वाले। ये एक सेल विभाजन करेगी और विभाजन करके कितनी सेल बनाएगी? दो। एक सेल ये रही, दूसरी सेल ये रही। इससे फिर से विभाजन किया दोनों सेल ने तो कितनी सेल बन गई? चार। 1 2 3 4। अब ये फिर से विभाजन करी और विभाजन करके कौन सी अवस्था आ गई? 8 से 16 कोशिकीय की अवस्था आ गई। और 8 से 16 कोशिकीय की अवस्थाओं को अपन क्या बोलते हैं? मॉरुला बोलते हैं। क्या कहते हैं? मॉरुला। तो मॉरुला एक स्टेज होती है जिसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 8 से 16 कोशिका। और प्रत्येक कोशिका का एक विशेष नाम होता है। इस कोशिका का नाम क्या होता है? ब्लास्टोमियर। समझ में आ रही है बात मेरी? अगर मैं इस सेल को बोलूंगा एक सेल को तो भी ये क्या है? ब्लास्टोमियर। इसको बोलूं तो भी क्या है? ब्लास्टोमियर। इसको बोलूं तो भी ब्लास्टोमियर। इसको बोलूं भी ब्लास्टोमियर। तो मॉरुला में कितने ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं? 8 से 16।
समझ में आ गई बात मेरी? किसी को दिक्कत है क्या? अब फिर से विभाजन किया, 16 होने के बाद ये फिर से विभाजन करेगी तो कितनी सेल बन जाएगी? 32, और 32 से 64 कोशिकीय अवस्था बनेगी। यहाँ पे मैंने उसका नाम नहीं लिखा है, एक मान लेते हैं अपन। और जो 32 से 64 सेल की स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लास्टूला। क्या कहते हैं? ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो मोरूला अच्छे से याद रखना। मोरूला में कितनी स्टेज होगी? सेल स्टेज 8 से 16 स्टेज। अब ये 32 से 64 सेल स्टेज आ गई, इसका नाम क्या होगा? ब्लास्टूला। अब ब्लास्टूला बनने के बाद अगली अवस्था बन रही है। अगली अवस्था में क्या हो रहा है सुनना, जितनी भी सेल है वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और बाकी पूरा का पूरा एक आवरण बना देगी। ये सेल थी, इन्होंने क्या किया, अपने चारों तरफ एक आवरण बना दिया सेल का, और इस आवरण को क्या बोला जाता है? ट्रोपोब्लास्ट। क्या कहते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। और जितनी भी सेल है वो सारी की सारी एक मिडिल भाग में क्या हो जाएगी? अंदर वाले भाग में क्या हो जाएगी? इकट्ठी हो जाएगी। इसे क्या बोला जाएगा? इनर सेल मास। समझ में आ रही है बात क्या? फिर से सुनना, ये 32 से 64 सेल स्टेज बन गई, इसको क्या बोल दिया मैंने? ब्लास्टूला। अब सारी की सारी क्या होगी? कुछ सेल क्या करेगी? एक परत का फॉर्मेशन कर देगी और उस परत को क्या बोलेंगे अपन? ट्रोपोब्लास्ट। और बची हुई सेल क्या करेगी? बीच में जाकर के क्या हो जाएगी? इकट्ठी हो जाएगी। उस सेल को क्या बोला जाएगा? इनर सेल मास। समझ में आ रही है क्या? और एक गुहा बन जाएगी, दिख रही है क्या? इसे क्या बोलेंगे? पोषकोरक। क्या बोलेंगे? पोषकोरक कैविटी होती है, ठीक है ना, ये वाली कैविटी। समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? फिर से सुनना, सबसे पहले एक स्पर्म किसके साथ जुड़ गया? अंडाणु के साथ। तो कितनी सेल बनेगी? एक सेल बनेगी जिसका नाम क्या होगा? जाइगोट। 2n होगी कि n होगी? कैसी होगी रे? 2n, क्योंकि स्पर्म कैसा था? n। अंडाणु कैसा था? n कितने हो गए रे? 2n। तो ये कितनी होगी? 2n। जाइगोट ने क्या किया? विभाजन। कितनी सेल बनी? 2 से विभाजन हुए, कितनी सेल बनी? 4 ने विभाजन किया तो कितनी बनी? 8 से 16 सेल स्टेज। इसको क्या बोला जाता है? मोरूला। प्रत्येक सेल को क्या बोला जाता है? ब्लास्टोमियर। इसने फिर से विभाजन किया तो कितनी सेल स्टेज आ गई? 32 से 64। इसको क्या बोला जाता है? ब्लास्टूला। इन्होंने और विभाजन किया तो इस बार क्या बन गई? पूरी की पूरी सेल की परत बन गई। और परत के बाद जितनी भी सेल बची है वो कहाँ चली गई? बीच में एक किनारे पर चली गई। उसे क्या बोला जाता है? इनर सेल मास। जो कैविटी बनती है उसको क्या बोला जाता है? पोषकोरक। और इस पूरी अवस्था को क्या बोला जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। ये जो परिवर्तन हो रहे ये कहाँ से स्टार्ट हुए पता है तुम्हें? एम्पुला से। एम्पुला में पहले ये युग्मकों का क्या हुआ? संलयन हुआ, जाइगोट बना, फिर 2 कोशिकीय अवस्था, फिर 4, फिर 8 से 16, फिर 32 से 64। उसके बाद क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद कहाँ पहुंचेगा? गर्भाशय के पास पहुंचेगा। समझ में आ रही है बात मेरी? ये यहाँ से गमन करता 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 कहाँ पहुंचेगा? गर्भाशय के पास। और गर्भाशय के पास कौन पहुंचेगा? मोरूला पहुंचेगा, ब्लास्टूला पहुंचेगा, ब्लास्टोसिस्ट पहुंचेगा। समझ में आ रही है बात मेरी? जो अंतरोपण, अंतरोपण का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ रोपित होना, ठीक है ना। अंत का मतलब क्या हो गया? अंदर की तरफ, और रोपित होना। और किसके अंदर रोपित हो रहा है? ये गर्भाशय के अंदर। क्योंकि अब 9 महीने बच्चे को कहाँ रहना है? गर्भाशय के अंदर रहना है। तो इस गर्भाशय के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा? धंसना पड़ेगा। और धंसने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन ऐसे मन पड़े उस स्टेज में नहीं होगा। कौन सी स्टेज में होगा? ब्लास्टोसिस्ट। क्यों होगा? रीजन भी पता होना चाहिए। क्योंकि जो ट्रोपोब्लास्ट है, जो ये ट्रोपोब्लास्ट अपन बना रहे, ये कौन से में है? इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, किस वाले में? किसमें? ब्लास्टोसिस्ट में। और ब्लास्टोसिस्ट में पाई जाने वाली ट्रोपोब्लास्ट ही किससे चिपक सकती है? गर्भाशय से चिपक सकती है। और जब तक ट्रोपोब्लास्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, कौन सी क्रिया नहीं होगी? इम्प्लांटेशन नहीं होगी। तो इम्प्लांटेशन करवाने के लिए तुम्हें कौन सी परत चाहिए? ट्रोपोब्लास्ट। और ट्रोपोब्लास्ट कौन सी अवस्था में बनती है? ब्लास्टोसिस्ट। इसीलिए अंतरोपण की क्रिया कौन से में होती है? मोरूला में, ब्लास्टूला में, कि ब्लास्टोसिस्ट में? समझ में आ रही है बात क्या? किसी को दिक्कत है क्या? आगे बात समझे। अब जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बना, अब ब्लास्टोसिस्ट किसके चिपकेगा? गर्भाशय। और उसके अंदर धंसने की कोशिश करेगा। और इसको ब्लास्टोसिस्ट बन के इस गर्भाशय के अंदर धंसने में कुछ समय लगेगा, या ऐसे मन बड़े जब बन जाएगा? और कितना समय लगेगा?
यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद अंतरोपण की क्रिया में कितने दिन का समय लगता है? 7 दिन का समय लगता है। समझ गए? यही था तुम्हारा इम्प्लांटेशन, यही थी मॉरूला, ब्लास्टूला और ब्लास्टोसिस्ट। किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। आगे बात समझे क्या? सबसे पहले क्या होगा? स्पर्म किसके पास जाएगा? अंडाणु के पास। क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा। किसका निर्माण करेगा? युग्मनज का या जाइगोट का निर्माण करेगा। जाइगोट कैसा होगा? अगुणित के द्विगुणित। कितनी सेल होगी? 1 की 2? 1। अब विभाजन करेगी तो कितनी सेल होगी? 2। फिर से विभाजन करेगी तो कितनी सेल होगी? 4। फिर से विभाजन करेगी तो कितनी सेल होगी? 8 से 16 स्टेज को क्या बोला जाता है? मॉरूला। मॉरूला में प्रत्येक सेल का नाम क्या होता है? ब्लास्टोमियर। अब ब्लास्टोमियर जो है आगे और विभाजन करेगी और कितनी अवस्था बन गई कोशिका की? 32 से 64। क्या बोला जाता है? ब्लास्टूला। ब्लास्टूला ने फिर से विभाजन किया और बहुत सारी सेल अवस्था बना दी। एक ने परत बनाई, परत का नाम क्या होगा? ट्रोपोब्लास्ट। बीच में गुहा बन गई, गुहा का नाम पोषकोरक। जो बीच में सेल का एक मास बन गया उसे क्या बोल दिया? इनर सेल मास। इस पूरी अवस्था को क्या बोला जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद वो क्या कर सकता है? इम्प्लांटेशन गर्भाशय के अंदर धस सकता है, इम्प्लांटेशन कर सकता है। इम्प्लांटेशन करने में कितने दिन लगेंगे? 1 के 2? 7 दिन लगेंगे। आगे बात समझे? और यही था इम्प्लांटेशन। किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो पहले बोल देना। इम्प्लांटेशन होता क्या है? ब्लास्टोसिस्ट का फीमेल के गर्भाशय के अंदर धंसने की जो क्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? अंतरोपण कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। समझ में आ गई? किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। चलते हैं आगे की तरफ। ये था अपना इम्प्लांटेशन। अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो यहां पर मैंने एक चीज और लिखी है। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन के तुम्हें क्या था? कॉर्पस लूटियम बना हुआ था। अब देखो तुम्हें पता है कि माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा पलेगा वो क्या खुद का खाना खुद बना सकता है क्या? बाहर से मार्केट से जाके खरीद के खा सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। तो इसे खाना देने का काम कौन करेगी? मदर खुद करेगी। लेकिन उस मदर को कनेक्शन करने के लिए, बच्चे से जुड़ने के लिए एक विशेष संरचना बनानी पड़ती है और उस संरचना का नाम क्या होता है? अपरा या प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा कैसी है? एक सिंपल सा, जैसे कोल्ड ड्रिंक पिया कभी जिंदगी के अंदर? फोगट का पिया होगा, किसी ने पिलाया होगा, तुमने भी पिया होगा, ठीक है ना? तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है बॉटल, उसको तुम्हें क्या करना है? बिना मतलब बॉटल यहाँ रख दो, बिना टच किए उसको पीना है। स्ट्रो डाल दो। समझ गए बात मेरी? रे गोचुओ देख क्या रहे हो? देख देख ऐसे रहो। सर पी लेंगे हम ऐसे। देख सर को पिलानी नहीं है, इमेजिनेशन करो। कल पैसे लेके आना, मैं पिलाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना? अब मान लो पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे रखी हुई है, तो उसके अंदर क्या डाल दी मैंने? स्ट्रो। अब मैं उसको खींचूंगा तो देखो इस कोल्ड ड्रिंक का और मेरे बीच में जो कनेक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? एक पाइप के द्वारा। समझ रहे हो कि नहीं? जिससे अपन ने क्या बोला? स्ट्रो। यहां पर भी ऐसा ही कनेक्शन है। जो बच्चा माँ की गर्भ के अंदर पल रहा है उसका और माँ के बीच में जो कनेक्शन होता है वो भी एक नली के द्वारा होता है। उस नली को क्या बोलते हैं अपन? अपरा या प्लेसेंटा। जो भी खाना माँ खाएगी वो खाना इसी नली के द्वारा किसके पास पहुंचेगा? बच्चे के पास। जो ऑक्सीजन माँ लेगी वही ऑक्सीजन किसके पास पहुंचेगी? बच्चे के पास। जो ही, ठीक है ना, पिज्जा या बर्गर या जो भी तुम खाओगे वो खाना जो माँ खाएगी वो किसके पास पहुंचेगा? बच्चे के पास। यही कारण है कि एक लेडी जो 9 महीने गर्भ होती है उसे सिगरेट, दारू, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वो इन चीज़ों का सेवन करेगी तो वही कहा जाएगा? उसके बच्चे के पास। समझ गए बात मेरी? ठीक है ना? इसीलिए दारू है, ठीक है ना, सिगरेट है, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। समझ गए बात मेरी? लेकिन इस प्लेसेंटा को, इस ट्यूब को बनने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? और ये समय लगता है 3 महीने। अब सोचो 3 महीने अपरा नहीं आएगी तब बच्चा क्या वेट करेगा? 3 महीने तुम्हें खाना नहीं खिलाऊं, यहाँ रूम में बंद कर दूं, समझोगे नहीं? तो तुम ये खिड़कियां विड़कियां तोड़ना स्टार्ट करोगे कि नहीं करोगे? क्या यहाँ भूखे मरते रहोगे? ठीक है ना? हो सकता है 3 महीने बाद मैं तुम्हारी आत्माओं से बात करूं, ठीक है ना, यहाँ बंद कर दूं तुम्हें। तो जो 3 महीने हैं भ्रूण भी वेट नहीं करेगा कि प्लेसेंटा बनेगा, माँ मेरे को खाना देगी। तो इन 3 महीने तक जो कॉर्पस लूटियम है वो क्या होगी? बनी रहेगी। जब तक कि अपरा नहीं बनती है तब तक कौन बनी रहेगी? कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम पूरे की पूरे से खाना देना है, कुछ भी करना है, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा?
कॉर्पस लूटियम करेगा। समझ में आ रही है बात मेरी? अगर निषेचन होता है तो कॉर्पस लूटियम कितने महीने तक बनी रहेगी? 3 महीने। उस समय भी मैंने बताया था आतव चक्र में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम क्या हो जाएगी? 4-5 दिन बाद क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कितने महीने तक बनी रहेगी? 3 महीने। और 3 महीने तक कॉर्पस लूटियम बनी रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा बताओ? बढ़ेगा, क्योंकि कॉर्पस लूटियम से किसका फॉर्मेशन होता था? प्रोजेस्ट्रोजन का। तो प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? बढ़ा हुआ रहेगा। तो क्या एंडोमेट्रियम विघटित होगी क्या? तो क्या ब्लीडिंग होगी क्या? क्या आतव चक्र आएंगे क्या? तो यही कारण होता है कि फीमेल में जब तक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसमें आतव चक्र नहीं चलते हैं। समझ गए बात मेरी? अब 3 महीने तो चलो ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ने बना लिया लेवल, लेकिन 3 महीनों के बाद कौन बनाएगा ये भी अपन समझेंगे। समझ गए बात मेरी? किसी को दिक्कत है क्या? चलते हैं आगे। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करें किसकी? हार्मोन्स की। तो जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हो गए और किसका निर्माण हो गया? कॉर्पस लूटियम से किसका फॉर्मेशन हो गया? अपरा का। तो अपरा का काम केवल और केवल ये नहीं है कि खाना यहां से वहां दे दो, इतना सिंपल सा काम नहीं करती है, ठीक है ना? जैसे तुम घर से बैग लेके आ जाओ, बैग लेके जाओ, इतना काम तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम अभी वही काम कर रहे हो। समझ गए बात मेरी? पढ़ाई लिखाई तुमसे होती नहीं, ठीक है? अब मैं पूछ लूँ आतव चक्र तो तुम में से एक को भी याद होगा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं बात? अभी पूछूंगा, टेंशन मतलब क्लास खत्म होने दो, पूछ लूंगा मैं तुम्हें याद है कि नहीं। वो डंडा पीछे ही पड़ा अभी, ठीक है? अब देखना यहाँ पर ये जो अपरा होती है ये केवल ये इतना सा काम नहीं करती है, माता से खाना अपने जो गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा होता है उसको देने का काम नहीं करती, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य ही करती है। क्या कार्य करती है? हार्मोनल चेंजेस करने का। और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जिसका फॉर्मेशन अपरा के द्वारा भी किए जाते हैं? तो एक ऐसे हार्मोन्स, ठीक है ना, ऐसे हार्मोन जो केवल प्रेगनेंसी में बनते हैं वो 2 हार्मोन्स हैं। उन 2 हार्मोन्स का निर्माण कौन करती है? अपरा करती है। पहला हार्मोन कौन सा है? HCG। और दूसरा हार्मोन कौन सा है? SPL। HCG का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। फिर से सुनना, HCG का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये हार्मोन जो होता है ये केवल और केवल प्रेग्नेंट लेडी में बनता है, इसके अलावा किसी भी लेडी में ये हार्मोन्स पाया नहीं जाता है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है उसके अंदर ये हार्मोन्स होगा, बाकी किसी में भी नहीं होगा। जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो इसी पर बेस्ड होता है। अगर कि वो टेस्ट में क्या किया जाता है? फीमेल का ब्लड लिया जाता है और ब्लड के अंदर ये वाला हार्मोन्स मिल गया तो वो लेडी क्या मानी जाएगी? प्रेग्नेंट मानी जाएगी। और अगर ये हार्मोन नहीं मिला तो वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं है। समझ गए बात मेरी? और दूसरा हार्मोन कौन सा है? SPL। SPL का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। समझ गए? ताकि फीमेल के अंदर जो स्तन ग्रंथियों में मिल्क का प्रोडक्शन करवाना है वो कार्य कौन करेगा? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन करेगा। समझ गए? कितने हार्मोन्स होते हैं जो केवल प्रेगनेंसी में बनते हैं? 2। पहला कौन सा है? HCG, दूसरा SPL। समझ गए बात यहां तक? किसी को दिक्कत है क्या? अब चलो देखो, ये तो 2 हार्मोन्स है, लेकिन इसके अलावा और भी हार्मोन्स है जो प्लेसेंटा बनाती है। 2 हार्मोन तो प्लेसेंटा बनाती है, इसके अलावा और भी हार्मोन्स है जिसका फॉर्मेशन कौन करती है? प्लेसेंटा करती है। पहला कौन सा है? एस्ट्रोजन। दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। अब 3 महीने के बाद कॉर्पस लूटियम टूट गई, और टूट गई तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग होने लग जाएगी। और ब्लीडिंग होने लगी तो जो प्रेगनेंसी है वो क्या हो जाएगी? क्रिटिकल हो जाएगी। माँ और बच्चे की जान को क्या हो सकता है? खतरा। तो अब प्रोजेस्टेरोन को कम होने नहीं देना है। अगर कम हो गया तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो प्रोजेस्टेरोन को लेवल को बढ़ाने का काम कौन करेगा? अपरा। अब कॉर्पस लूटियम 3 महीने के बाद टूट गई, लेकिन प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम नहीं होने दिया, उसको उल्टा क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और किसने बढ़ाया? अपरा ने। समझ गए बात मेरी? तो अपरा 4 हार्मोन रिलीज करती है। 2 हार्मोन्स केवल प्रेगनेंसी में करती है, जब इसके अलावा कभी भी जीवन काल में नहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और 2 हार्मोन्स रिलीज करवाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। समझ गए बात यहां तक? जान का खतरा क्यों होगा? देख, अब ये तुम्हारे गर्भाशय हो गया। अब गर्भाशय के अंदर बच्चा यहाँ पे पल रहा है। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया? कम। तो ये बाहर वाली भित्ति क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो बच्चे का यहाँ से निकलना
यहाँ से बच्चा अभी तक पूरी तरह कंप्लीट हुआ नहीं, उससे पहले क्या होगा, बाहर गर्भाशय से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो गर्भ के अंदर इतना स्पेस नहीं है कि उसको वापस बाहर निकाल दिया जाए। तो गर्भ के अंदर संकुचन, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और दर्द को बिना सहन किए, बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस समय भी मृत्यु के खतरा है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही कारण होता है कि एंडोमेट्रियम के विघटन के कारण ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे चलते हैं, ये वाला आ गया बात समझ, किसी को दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर एक और हार्मोन्स है जो रिलैक्सिन हार्मोन्स कहलाता है। जब प्रसव कंप्लीट होने वाला है, 9 महीने पूरे कंप्लीट हो जाते हैं या कंप्लीट होने के पास आते हैं, उस समय ओवेरी के द्वारा, अंडाशय के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जो प्रेगनेंसी के एंड में स्रावित होता है, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होता। जब प्रेगनेंसी खत्म होने वाली है, 9 महीने पूरे होने वाले, उस समय यह हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, जब मां में बहुत तीव्र संकुचन होते हैं, बहुत तेज संकुचन होते हैं, उस समय उन संकुचनों को रिलैक्स करने का, उन संकुचनों को कम करने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम क्या होता है, रिलैक्सिन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कहां से स्रावित होता है, तो कहां से स्रावित होता है, अंडाशय से या ओवेरी से। समझ गए बात मेरी? तो कौन सा हार्मोन है जो अंडाशय से स्रावित होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। अब इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स है जो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे भूख ज़्यादा लगनी, एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको बार बार खाने की इच्छा होती है, उसका कारण होता है थायराइड हार्मोन्स, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स की मात्रा फीमेल लेडी के अंदर क्या होगी, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण भूख ज़्यादा लगती है। दूसरा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करता है, दुग्ध का फॉर्मेशन करता है स्तन ग्रंथियों में, उसके लिए ये हार्मोन्स धीरे धीरे अपनी बॉडी में बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन, जैसे फीमेल लेडी है उसका मूड है बार बार चेंज होता रहता है, कभी गुस्सा ज़्यादा आता है, कभी कुछ और ज़्यादा खुश हो जाती है, तो ऐसे मूड स्विंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उसका कारण होता है कॉर्टिसोल हार्मोन्स। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा हुआ होता है ताकि एंडोमेट्रियम का विघटन नहीं हो। समझ गए बात मेरी? तो ये हार्मोन्स होते हैं। आगे बात समझे, किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। है किसी को दिक्कत तो बताना। अपरा के द्वारा कितने टाइप के हार्मोन रिलीज होंगे, 2। पहला कौन सा होगा, जो केवल और केवल प्रेगनेंसी में रिलीज होंगे, वो पहला कौन सा, उसमें एचसीजी, और दूसरा एसपीएल। एचसीजी का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। एसपीएल का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। इसके अलावा अदर हार्मोन्स में कितने हार्मोन्स है, 2। पहला कौन सा है, एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्ट्रोजन। अंडाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सिन। कब रिलीज होगा, एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी खत्म होने वाली हो। इसके अलावा कितने हार्मोन्स है जिसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, 5। पहला कौन सा है, थायराइड, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा कॉर्टिसोल, चौथा एस्ट्रोजन, और 5वां प्रोजेस्ट्रोजन। ये बात होगी अपने हार्मोन्स की। अब बात करते हैं सगर्भता की या प्रेगनेंसी की, कि सगर्भता के अंदर जो 9 महीने बच्चा माँ के गर्भ के अंदर रहेगा तो उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, उसी की बात अपन स्टार्टअप करते हैं। तो ये 9 महीने कैसे परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन उसी तरीके के हैं जैसे परवीन जी के अंदर देखे हुए कि नहीं देखे हुए, उसी टाइप की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। मान लो चलो ये हमारे कौन है, पीजे सर, नहीं पीजे, और ये हमारे कौन है, ये हमारे फीलिंग जी, ठीक है ना। अब समझना, सबसे पहले, ठीक है सबसे पहले की बात करते हैं अपन, जब परवीन जी की शादी नहीं हुई उससे पहले की थोड़ी सी अपन समझोगे नहीं, बैक में चलते हैं, फिर वापस अपन न्यू जनरेशन में आ जाएंगे, ठीक है ना। जब पास्ट बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे थे परवीन जी कॉलेज के अंदर, ठीक है ना, फिर कदम फूटे कैसे उसकी भी बात करेंगे अपन, ठीक है। पहले बात करते हैं उन्हीं की। परवीन जी जब कॉलेज में पढ़ते थे, परवीन जी के पापा ने कॉल किया कि भाई बेटा तेरा रिश्ता तय कर देते हैं, तुम्हारे साथ भी होगा, अभी टाइम है, ठीक है ना, बेटा तेरा रिश्ता तय कर दे। परवीन जी के क्या कहते उसको, लड्डू फूट रहे थे, ठीक है ना। अब लड्डू फूट रहे थे और दिल में टक टक बज रही थी, और उन्होंने पहली बार, ठीक है ना, जो सबसे पहला फोन आता है तब टक टक बजती है कि नहीं बजती रे,
तुम्हें नहीं पता होगा, परवीन जी को पूछना, ठीक है ना। समझ गए बात मेरी। तो परवीन जी की जो पहली बार टक टक बजेगी वो कहाँ पर बजेगी बताओ? हृदय में बजेगी कि नहीं बजेगी? हार्ट में। तो पहली बार यानी पहले मंथ के अंदर, पहली बार मतलब पहला मंथ, और टक टक कहाँ बजेगी? तो हार्ट बना हुआ होना चाहिए कि नहीं बना हुआ होना चाहिए? तो पहले मंथ के अंदर, ठीक है ना। जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा पलना स्टार्ट हो जाता है, जब इम्प्लांटेशन 7वें दिन हो जाता है, उसके बाद जो पहला ऑर्गन बनकर तैयार हो जाता है पहले मंथ में ही हो जाता है। 30 दिन में हार्ट बनकर तैयार हो जाता है और डॉक्टर उसको स्टेथोस्कोप से उसकी ध्वनि सुन भी सकता है, ठीक है ना। तुम्हें पता हो, अगर तुमने तुम्हारे घर पे देखा हो, तो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे महीने के बाद सोनोग्राफी करने का बोला जाता है। और सोनोग्राफी के अंदर वो क्या सुनता है? इसी हार्ट की साउंड सुनता है, इस हार्ट की धड़कन सुनता है। अगर हार्ट की धड़कन उसमें सुनाई नहीं देती है तो माना जाता है कि प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी आ चुकी है। समझ गए? तो सबसे पहले महीने में परवीन जी को पहली बार क्या सुनाई दिया था? हार्ट की धड़कन सुनाई दी थी, ठीक है ना। हार्ट बीट क्या हो जाती है? बढ़ गई थी परवीन जी। अब हार्ट बीट बढ़ गई और परवीन जी ने कहा अब मेरे भी हार्ट बीट बढ़ा नहीं है, ठीक है ना। और क्या कर दिए? शादी कर दी। अब 7 फेरे ले लिए। अब 7 फेरे लेने के बाद, ठीक है ना, महीना था, अभी दूसरे महीने में ही प्रवेश किया था, शादी हो गई मान लिया, और दूसरा महीना चल रहा था। और दूसरे महीने के अंदर परवीन जी के साथ कुछ ऐसी हरकतें होने लगी। कैसी हरकतें? सुनते रहना। परवीन जी को, अब तुम्हें पता है कि फीमेल बेचारी दिन भर रोटी खाना बनाया, तो रात को क्या कही, यार मेरे पैर दुख रहे हैं, ठीक है ना, हाथ दुख रहे हैं, तो परवीन जी जाके क्या कर रहे हैं? पैर दबा रहे हैं। तो मेनली कौन से पार्ट दबाएंगे? हाथ और पैर। तो दूसरे महीने में क्या बन गए? हाथ और पैर। समझ गए बात मेरी? अब परवीन जी को धीरे धीरे अफसोस होने लग रहा है कि अरे भाई कहाँ कर्म फोड़े, अपने ठीक था कॉलेज ही, ठीक है ना। पहली बार तो हार्ट धड़कन होने लगी, दूसरी बार हाथ पैर दबाने लगा, तब भी ठीक था, चलो कोई दिक्कत नहीं। परवीन जी का ठीक है, हाथ पैर दबाना है, रात को आधा घंटा काम करना, कोई दिक्कत नहीं। और धीरे धीरे, ठीक है, चुड़ैल होती है, धीरे धीरे प्रभाव दर्शाती है, एकदम प्रभाव दर्शाती है धीरे धीरे। और तीसरे दिन पे उनका प्रभाव दिखना स्टार्ट हुआ। पहले हाथ पैर दबा रहे थे, अब पूरे सिस्टम को दबा रहे हैं, ठीक है। कैसे? समझना इधर। अब कुछ भूख लगी है तो परवीन जी को फोन करेगी, ठीक है, आज भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करवा दो फोन पे, ठीक है ना, कुछ पिज्जा मंगवा दो, ठीक है। कहीं घूमना है तो कहीं घूमने चलो, तो अकेला आदमी जा सकता है कि किसी को साथ लेके जाना पड़ेगा? अकेला चला गया तो क्या होगा? झाड़ू पड़ा होगा इधर ही, ठीक है ना। तो वो परवीन जी को एक्सपीरियंस है। तो अब धीरे धीरे उनको पहले हाथ पैर ही दबाने थे, अब क्या करना पड़ेगा? घूमना भी साथ में, ठीक है, खाना भी साथ में, गालियां भी साथ में सुननी है। अगर वो झाड़ू निकालिए तो पोछा भी क्या करना है? साथ में। अब पहले केवल हाथ काम आ रहे थे, अब पूरी बॉडी काम आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसीलिए तीसरे महीने में क्या होने लगेंगे? पूरे अंग तंत्र काम आएंगे। समझ रहे हो बात मेरी? पहले महीने में क्या बना था? हार्ट, दूसरे महीने में हाथ पैर, ठीक है, और तीसरे महीने में पूरा सिस्टम भी काम में लेना है। समझ गए? पैर, हाथ, पेट, वेट, ठीक है। आधा खाना इसको खाना है तो आधा खाना उसको भी खाना पड़ेगा। समझ गए बात मेरी? फिर इतना चुड़ैल ने अभी धीरे धीरे प्रभाव करना स्टार्ट किया है, तो अब थोड़ा सा प्रभाव दिखा, थोड़े दिन रेस्ट करेगी, कहीं परवीन के ऊपर नहीं चढ़ जाए, गालियां नहीं सुना दे, थप्पड़े नहीं मार दे। इसीलिए चौथा महीना क्या होगा? रेस्ट का होगा। माई के जाती है कि नहीं बीच में, ठीक है ना। तब परवीन जी खुश, आराम, मजा आ गया आप, ठीक है ना, ऐसे सीना चौड़ा करके घूमते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, तो वैसे के वैसे रेस्ट फेज है, ठीक है। और रेस्ट फेज आने के बाद अब परवीन जी की तपनी स्टार्ट होगी कि रोज रोज ये बला कहाँ पकड़ के ले आया मैं। अब बला को पकड़ के लेके आ गए, अब धीरे धीरे और हाइपर होंगे परवीन जी। अब पहले केवल वो काम करवा रही थी, अब धीरे धीरे कौन हाइपर होना स्टार्ट होगा? परवीन जी। अब परवीन जी के दिमाग में गुस्सा चल रहा है, क्या चलना स्टार्ट होगा? पहले दिमाग से, पहले गालियां सुनाते कि नहीं, हाथ बाद में चलते, देखा है कि नहीं देखा तुमने? पहले गालियां सुनाएंगे और फिर डंडा लेके आएंगे। तो यहाँ पर पहले गालियां कहाँ चलेगी बताओ? दिमाग के अंदर। समझ लो बात मेरी? इतने महीने लुगाई पे हाथ नहीं उठाया था, अब दिमाग के अंदर गालियां चल रही है परवीन जी के, ठीक है। और पहली गतिशीलता, पहली बार थप्पड़ मारी खचक, कौन से महीने में मारी है? 5वें महीने में। समझ गए बात मेरी? पहली बार दिमाग में गाली कौन से महीने में आएगी? तो बाल उगना कब देखने को मिलेगा सिर पे? 5वें महीने में। और पहली बार गतिशीलता यानी पहली बार थप्पड़ फीलिंग जी ने कब खाई थी?
5वें महीने। समझ गए बात मेरी? अब गतिशीलता और बढ़ेगी। अब थप्पड़ मार दी, अब 6वें महीने में क्या होगा? आंखों से ऐसे डरावनापन दिखाते कि नहीं, ऐसे खारा 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 देखना, ठीक है ना, हमारी आरती की लैंग्वेज में, ठीक है। अब क्या होगा? खारा खारा देखेंगे परवीन जी अपनी आंखों से, और पलकों को ऐसे क्या कर देंगे? ऊंची कर देंगे। ऐसे देखते कि नहीं देखते? ऐसे देखना स्टार्ट होगा। कौन से महीने में स्टार्ट होगा? 6वें महीने में। और शरीर पर भी गुस्सा देखने को मिलेगा। अब हाथ पैर वैर सब पहले दिमाग में चल रहा था, अब वही कहाँ पे देखने को स्टार्ट होगा? हाथों में, पैरों में, जूतों में, ठीक है ना, वो सारी दुर्दशा देखने को मिलेगी। तो 6वें महीने में क्या होगा? शरीर पे बाल उगना और आंखों और पलकों पे बालों का उगना। 7वें 8वें महीने में रेस्ट करेंगे और 9वें महीने में तो भयंकर, ठीक है, दवा धब डिवोर्स को या कुछ भी को, ठीक है, डिवोर्स मत कराओ भाई, ठीक है। तो 9वें महीने में भयंकर दर्द होगा, पेन होगा और प्रसव की क्रिया होगी। समझ गए बात मेरी? आगे बात समझे। पहले महीने में परवीन जी के क्या हुआ था? हृदय बना था और धड़कना स्टार्ट हुआ था। दूसरे महीने में क्या हुआ था? हाथ पैर दबाए थे कि नहीं बनाए थे? तो हाथ और पैरों का फॉर्मेशन हुआ। तीसरे महीने में क्या हुआ? जितने बनने हैं सारे के सारे ऑर्गन्स काम आएंगे, अंग तंत्र का फॉर्मेशन होगा। चौथे महीने में क्या होगा? रेस्ट होगा। 5वें महीने में क्या होगा? दिमाग के अंदर कचरा चलेगा और पहली गतिशीलता। 6वें महीने में क्या होगा? शरीर पे बालों का उगना, आंखों और पलकों पर बालों का उगना। 7वें 8वें महीने में रेस्ट और 9वें महीने में भयंकर लड़ाई, ठीक है ना, यानी प्रसव या बहुत ज्यादा संकुचन। जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैन यही पूछा जाता है, याद सारे करने हैं, ठीक है ना, लेकिन मोस्टली कौन सा पूछा जाता है? गर्भ की प्रथम गतिशीलता। आगे बात समझ में गया कि पहली बार फीलिंग जी ने थप्पड़ कब खाई थी? तो कब खाई थी? 5वें महीने में। समझ गए बात मेरी? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ तक दिक्कत हो तो बोल देना पहले। पहली गतिशीलता, जो माँ के गर्भ के अंदर बच्चा है वो मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा? जैसे तुमने मूवियों के अंदर देखा कि नहीं कि सुनो ये पैर मारा, हाथ मारा, ठीक है ना, वही लात मारी, जो भी कहो, ठीक है ना। तो पहली बार जो भी मारता है वो सुन लेना, ठीक है ना। वो परवीन जी को पूछना क्या मारा था, थप्पड़ मारी थी कि लात मारी थी, ठीक है। समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? आ गया समझ में यहाँ तक? तो नेक्स्ट टर्न पे अपन बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, प्रसव और दुग्ध स्त्रवण, जिसको अपन लास्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।